नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-2.5 महीनों से सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं उसने कई तरह से हमें बेचैन किया है। अब मैं याद करता हूँ कि इस तरह की बेचैनी और रात में करवटें बदलना ये पहले कब हुआ था। तो ये याद आता है कि जब मैं अपनी कहानी टावर ऑफ साइलेंस लिख रहा था, उसके अंत तक पहुँचते पहुँचते ऐसा हुआ था कि मैं 2-3 रात सो नहीं पाया था। और जाहिर है कि वो बेचैनी एक तरह की रचनात्मक बेचैनी थी, लेकिन फ़िलहाल हम जिस बेचैनी का सामना कर रहे हैं वो बहुत अलग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगभग 2-2.5 महीनों से एक महामारी के संकट से जूझ रहे हैं और अपने घरों में बंद हैं। तो इस महामारी की सिर्फ अकेली विभीषिका अगर होती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये स्वीकार का भाव भी होता कि ठीक है, ये एक प्राकृतिक आपदा है और मनुष्य की जो नियति है, मनुष्य को उससे रूबरू होना ही पड़ता है और उसके जो भी नुकसान है वो उसे उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये अकेली महामारी नहीं है, इसके साथ में बहुत बदले हुए रूप में फांसीवाद फिर से आया है। तो ये बेचैनी दोहरी बेचैनी है, क्योंकि एक साथ हम दो बड़ी मनुष्य विरोधी शक्तियों का सामना कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा सोचने वाले, गहराई से देखने वाले, जो भी लिखने पढ़ने की दुनिया से या कला की दुनिया से वास्ता रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए समय अपने आत्म को बचाने का और इस पूरी त्रासदी में अपने साक्षी भाव को बनाए रखने का भी समय है। फिलहाल मुझे ये कहा गया है कि मैं अपनी कहानी टावर ऑफ साइलेंस के बारे में कुछ कहूँ। उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका निर्वाह कैसे हुआ और उस कहानी के कुछ जो अंदरूनी पहलू है उसकी जानकारी जुटाने में मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो शुरुआत का जो मामला है वो इस तरह का है कि बम्बई में जब मैं था, उस दौरान मरीन लाइन्स वाला जो इलाका था वहाँ अक्सर जाना होता था और धोबी तालाब और मरीन लाइन्स के आसपास पारसियों की बहुत बड़ी बस्ती है। बहुत पुराना उनका वहाँ का एक बसावट है उनकी पुरानी। दो कारणों से वहाँ जाता था मैं। एक तो मेरा अपना व्यावसायिक कारण था और बम्बई में हिंदी की किताबें मिलने का अकेला एक जो माध्यम था, वहाँ वो एक दुकान थी जो बिल्कुल उस इलाके में घनी पारसी आबादी के बीच में थी। तो वहाँ किताबें लेने जाता था और वहाँ देखता था मैं कि उनके जीवन का तौर तरीका क्या है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था और ये लगता था कि ये बहुत
उस तरह से जो हमारा सामान्य जो जनजीवन है उसमें रहते हुए भी एक अलग तरह का अनूठापन उनके जीवन में है। तो मैंने थोड़ा सा उनके आसपास का जो माहौल था, उनकी जो धार्मिक स्थल थे, उसकी एक सरसरी तौर पर थोड़ी सी पहले एक निगाह डाली। फिर उस दुकान के सामने एक पारसी घर था जहाँ एक बूढ़ा भाई और दो बूढ़ी बहनें, नहीं, एक बूढ़ी बहन और दो बूढ़े भाई जिनकी उम्र लगभग 80 के आसपास होगी, वो तीनों साथ में रहते थे, तीनों ने शादी नहीं की। तो ये मुझे थोड़ा सा हमारा जो भारतीय पारंपरिक जो पारिवारिक जीवन है उससे थोड़ा एक अलग पहलू लगा। थोड़ी और जानकारी हासिल की तो मालूम ये हुआ कि बहुत से ऐसे पारसी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये थोड़ा सा एक सोचने का पहलू था कि ऐसा क्यों होता होगा। विवाह के प्रति और मुख्य धारा की जो सामाजिकता है उसके प्रति ऐसी क्या दिक्कत है पारसी जनजीवन में, ये मैं थोड़ा सा सोचता था। तो ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में थी और उसके बाद मेरा नागपुर आना हो गया। और जब मैं नागपुर आया तो लगभग उसके 1 साल बाद नागपुर का जो एम्प्रेस मिल है वो बंद होने की कगार पे था या लगभग बंद हो चुका था और उसको फिर डिमोलिश किया जा रहा था। तो मैं देखता था कि इतनी बड़ी फैली हुई, इतने बड़े एकड़ में इतनी देश की सबसे बड़ी कपड़े की मिल जिसकी चिमनी की ऊंचाई 125 फीट और एक बड़ी आर्थिक रीढ़ जिसको हम कहते हैं भारत की, कि यहाँ से मतलब शुरुआत टाटा के जो एम्पायर है उसकी हुई और उसको ख़त्म होते हुए देखना। और इच्छा होती थी कि भीतर जा कर के देखूं कि मतलब इतनी बड़ी मिल को कैसे नष्ट किया जा रहा है। तो कई पहलू देखे उसमें मैंने और ये समझ में आया कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और बाद में जब मैं थोड़ा सा ये पढ़ने लगा कि जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो मामला है, उद्योग का उत्पादन का जो मामला है, वो कुल मिलाकर के क्या है, तो ये संकट दरअसल ऐसा था कि औद्योगिक उत्पादन वाली जो इकाइयाँ हैं वो बड़े पैमाने पर ख़त्म हो रही थी और पूंजी का जो निवेश है वो उत्पादन के बजाय बड़े मुनाफे के लिए किसी और चीज़ में लगाया जा रहा था। और जिसे मोटे तौर पर हम ये कहते हैं कि औद्योगिक पूंजी पीछे जा रही थी और वित्तीय पूंजी आगे आ रही थी। तो ये तो खैर सैद्धांतिक बातें हैं और उसमें ना ज़्यादा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कहानी का जो मामला है कि वहाँ एक हमारे परिचित थे जिनका उसी इलाके में उस कैंपस में ही घर था। और जब मिल की शुरुआत हुई थी तो जमशेद जी खुद उस घर में रहते थे। एक स्टाफ क्वार्टर था, उस स्टाफ क्वार्टर के बीच में एक और बड़ा घर था जिसमें जमशेद जी खुद रहते थे। तो वो घर उन्होंने अपने एक कर्मचारी को दे दिया था। तो जो उनके कर्मचारी थे, मुकादम सरनेम था उनका, उनसे हमारा थोड़ा सा परिचय हुआ और उनसे बातचीत के जरिए फिर बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई। तो एक सोर्स वो था बम्बई का जहाँ से मुझे पहले उनके रहन सहन से संबंधित जानकारी मिली। फिर यहाँ उनके जो बड़े जो औद्योगिक योगदान थे उसकी जानकारी मिली। और फिर जो कहानी की बुनावट शुरू हुई उसमें जो किरदार आते गए तो बम्बई के वो जो
किरदार मैंने देखे थे जिसमें एक बहन और दो भाई अकेले रहते थे, उसमें से मैंने एक ताना बाना बुना, उसमें से एक कैरेक्टर को इम्प्रेस मिल में लेकर आया। और वो इम्प्रेस मिल की जो धमन भट्टी थी और जो उसका पूरा उसका भट्टियों का जो पूरा सिस्टम था, फर्नेस का जो पूरा सिस्टम था, उसके वो इंजीनियर थे। और एक मान्यता है पारसी समाज में कि आग जो है वो जाहिर है कि वो तो अग्नि पूजक हैं और बहुत अग्नि को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये मैंने सोचा कि अब ये जो मिल बंद हो रही है तो भट्टी बंद हो जाएगी और उतने सालों से जो चलती हुई आग है, 125 साल तो लगभग हो गए थे, वो अब बुझने जा रही है। तो ये एक ऐसे आदमी के लिए जो धार्मिक रूप से भी बहुत भावुक है और धर्म की भी बहुत गहरी शिद्दत रखता है, और वो एक औद्योगिक उत्पादन से भी जुड़ा है और अग्नि है बीच में और उसको वो बुझने नहीं देना चाहता। तो वो मिल बंद हो चुकी है, ताला लग चुका है, उसके सारे अवशेष इधर उधर फैले हुए हैं। चिमनी टूटना अभी बाकी थी क्योंकि इतनी बड़ी ऊंची चिमनी, उसको कैसे तोड़ा जाए। और ज़माने में थोड़ी सी ये बात भी हुई थी कि इसको एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखा जाए कि हमारी सबसे प्राचीन चिमनी है, जो हमारा औद्योगिक जो हमारा ढांचा खड़ा हुआ है हिंदुस्तान का, उसका एक प्रतीक है ये। तो इसे एक मॉन्यूमेंट के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। ये बातें कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कही थी, लेकिन जाहिर है कि वो व्यावहारिक जो दुनिया है वो बहुत अलग तरह से चलती है। तो वो चिमनी जब गिराई गई तो मैंने उसको गिरते हुए देखा, और ये एक बड़ी घटना थी जो मैंने अपनी नज़र के सामने देखी। तो वो कहानी के ताने बाने में मैंने इस तरह से लिया उसको कि ये उस आग को जो जलाए रखा था उसमें, और फिर वो मिल बंद हो गई, भट्टी बंद हो गई, लेकिन किसी तरह उसने मिल के अंदर गुप्त रास्ते से जाकर उस अग्नि को जिंदा रखा था, और तब तक जिंदा रखा जब तक वो चिमनी गिरा न दी गई। और जब वो चिमनी गिराई गई तो उसी में उसका कंकाल मिला। तो वो चिमनी जो है वो एक गोल दायरे वाली चीज़ है, और पारसियों का जो अंतिम संस्कार होता है वो भी लगभग उसी तरह का एक गोल दायरा होता है जिसमें उसके शव को रखा जाता है। उसको वो टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो उनका अपना अंतिम संस्कार का जो स्थान है जिसे वो टावर ऑफ साइलेंस कहते थे, उस टावर ऑफ साइलेंस को मैंने उस औद्योगिक चिमनी के साथ रिलेट किया कि ये भी एक अंतिम संस्कार के लिए या शमशान जैसी एक चीज़ में वो बदल गई है। तो ये कुल मिलाकर मामला था उस कहानी का। और अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना ये चाहूँगा कि उस मिल के ठीक बाजू में जुम्मा टैंक है। आपने मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ी होगी, अंधेरे में भी और सतह से उठता हुआ आदमी भी इसके बिंब है, और मुक्तिबोध का सबसे प्रिय स्थल था वो जुम्मा टैंक। तो उसमें इतनी तरह की फैंटेसी, इतने तरह का उसमें रूपक गढ़ा हुआ है, और मैं भी उस मुक्तिबोध की उस भूमि के बिल्कुल बाजू में अपना काम कर रहा था, और मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी कहानी में जुम्मा टैंक को भी थोड़ा सा एक प्रतीक के रूप में या किसी एक रूप में लूँ। एक हल्का सा ख्याल आया था, फिर मैंने सोचा कि वो एक अलग तरह की फैंटेसी है। वो जो शुक्रवारी तालाब जिसको बोलते हैं जुम्मा टैंक को, उसके जल में, उसके तल में डूबी हुई फैंटेसी है वो।
और वो बहुत उलझी हुई फैंटेसी है और उसमें कई तरह तरह के तत्व मिले जुले हैं। तो उसमें मैं अपने कथानक को उस तरह से ला नहीं सकता था कि उसमें मैं उसके साथ कोई अपना संबंध बना पाऊँ, और मैं अपनी एक नई फैंटेसी रचना चाहता था जो उसी मील के अंदर रची गई, जहाँ वो दिवा स्वप्न में जाता है अपने। जिस रात में उसने आत्महत्या की उससे ठीक 4 घंटे पहले वो उस पूरे मील को दिवा स्वप्न में देख रहा है, और उस दिवा स्वप्न में जो फैंटेसी है उसमें पूरे औद्योगिक पतन का, उसके साथ में जितनी तरह की और दुश्वारियाँ हो सकती थी, पूंजी का जो खेल हो सकता था उसके साथ में, और फिर जो अपने तरह से औद्योगिक इकाइयों के अपने जो मैनेजमेंट थे उनके स्तर का गिरना और अधिक लाभ के लिए उस बिल को छोड़ देना। तो जो मदर कंसर्न थी, यानी जो मातृ इकाई थी टाटा की, उसको इस तरह से लावारिस छोड़ देना। टाटा ने उसको बेचा नहीं, उसको यूं ही छोड़ दिया। कुछ ट्रेड यूनियन की तरफ से कुछ मामले थे, कुछ सरकार की तरफ से दबाव थे, और आगे मिल फ़ायदा दे नहीं सकती थी, तो उसको और उसमें सुधार करके उसमें किसी और तरह की चीज़ों को विकसित करके उसको बचाया जा सकता था औद्योगिक नज़रिए से, लेकिन उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो ये जो छोड़ देना है उसमें ये तो दिखता है कि बहुत उदारता के साथ इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सरकार को दे दिया, लेकिन जो कर्मचारी थे वो लगभग लावारिस हो गए। क्योंकि अब वो ठीक है कि उनको काम से उस तरह से तो बेदखल नहीं किया गया, लेकिन अब वो सिस्टम बदलने के बाद जिस उसमें आए, और एक सरकारी जो तंत्र होता है उसमें वो कर्मचारी जो है वो धीरे धीरे बेदखल होते गए, और जिस तरह से वो मिल लावारिस हो गई थी उसी तरह से वो सारे कर्मचारी फिर लावारिस हो गए। तो ये मैं अपनी फैंटेसी में कहना चाहता था। मुक्तिबोध के यहाँ एक अलग तरह का अंधेरा था, उनके यहाँ एक अलग तरह की जिजीविषा भी थी, और वहाँ फिर भी मतलब एक घुटन के बाद भी एक अलग तरह से किसी तरह से एक लड़ने का भी जज्बा था। लेकिन यहाँ जो मैं बदलाव देख रहा था उसमें मनुष्य की हार मुझे साफ दिख रही थी, और उस हार में मैं उस तरह से अपनी तरह का कोई आदर्शवाद ठूस कर उसको कोई किसी चीज़ में नहीं बदलना चाहता था। तो कुल मिलाकर ये उस तरह का मामला है कि एक ऐसी भूमि, एक ऐसा स्थल जो अब भी मुझे इसलिए अपील करता है क्योंकि अब वो जहाँ इम्प्रेस मिल थी अब वो इम्प्रेस मॉल में बदल चुकी है। यानी वो जो इतने साल पुराना जो हमारे औद्योगिक विकास का जो एक पूरा इतिहास था वो मटियामेट हो गया। अब उसके ऊपर इम्प्रेस मॉल है। तो इम्प्रेस मॉल को भी मैंने बनते हुए देखा, और जुम्मा टैंक अब भी है, उसी रूप में है। जुम्मा टैंक के आसपास चीज़ें बदल रही है, लेकिन जुम्मा टैंक के तल का जो अंधेरा है वो भी तक कायम है। अब इम्प्रेस मिल आ चुका है, और इम्प्रेस मिल की तीसरी चौथी मंजिल पर भी खड़े होकर मैं देखता हूँ तो जुम्मा टैंक मुझे वैसा ही दिखता है। जुम्मा टैंक भी पहले उस मिल को देखता होगा और अब इस मॉल को देख रहा है, तो खुद जुम्मा टैंक क्या सोचता होगा। ये मुझे थोड़ा इसलिए विचारणीय लग रहा है कि अभी कल मैंने प्रकाश चंद्रायन जी की एक कविता पढ़ी जो जुम्मा टैंक पर लिखी गई है। कविता का शीर्षक है जुम्मा टैंक का आदमजात।
कुछ पंक्तियाँ मैं इसलिए सुनाना चाहूँगा कि इसमें फिर से सवाल किया गया है और मुक्ति बोध की फैंटेसी पर सवाल किया गया है और जुम्मा टैंक से सवाल किया गया है कि तुम अब कुछ करो। ये थोड़ी सी बात मैं जो इसमें शेयर करना चाहूँगा। जुम्मा टैंक की घुमावदार सीढ़ियों पर चक्कर काटता है एक अकेला आदमजात अधरात। दिन जैसी कदकाठी, रात जैसी रंगत, हरदम भीतरी पार्टनर से करता है संगत। कभी देखता है गोधूली से खुरदरे पाँव, कभी ताकता है प्रात का ललाट, कभी टटोलता है पृथ्वी की नाभि, कभी थाहता है आकाश। कौन है वह? खगोल का अंश, भूगोल का कण, जीवन का प्रतिनिधि, समय का जन, शहर की नींव में चिना गोंडवाना का आदिम नग्न। कौन है? कोई तो है असंभव संभव। बताओ जुम्मा टैंक, बताओ। अपने प्राचीन जल से पूछो। लहरों में बुदबुदाता है अतल जल की सतह को उठाता एक आदमकद। सुलगती बीड़ियों की चमक में बुदबुदाता चला जाता है जैसे बुदबुद करते थे ऋत्विक घटक। ब्रह्मांड पुरछे आदिम पुरछी, मैं जल रहा हूँ, ब्रह्मांड जल रहा है। धूल हो रहा है दिन, संलाप करती हैं दशाएं, एकालाप करती है सांसें और तिथियाँ। बताओ जुम्मा टैंक, बताओ। अपने सजल उर्तल से पूछो, कौन है यह निरंतर बुदबुद का मुख? ये जो निरंतर बुदबुद अब भी हो रही है जुम्मा टैंक के जल के भीतर, वो अभी तक कायम है। आसपास का सब कुछ बदल गया है, बदलते हुए मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है, पर जुम्मा टैंक की भीतरी तलों में एक विक्षिप्त बुदबुद अभी तक जारी है। और वो फैंटेसी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो इसलिए ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उस बुदबुदाहट को ख़त्म करने वाली सामाजिक स्थितियाँ, उन सुलगती बीड़ियों को बुझाने वाली सामाजिक स्थितियाँ बनाने में हम बहुत बुरी तरह से अक्षम हुए हैं। पूरी की पूरी 50 साल की ये जो यात्रा है, जहाँ ये कविता लिखी गई थी, उसके बाद फिर इतनी चीज़ें बदली। फिर मैं नागपुर आया, मैंने इसको देखा, अपने ढंग से मैंने समझा, अपने ढंग से मैंने लिखा, जो मेरा फॉर्म था वो ढंग से मैंने देखा। पर वो पूरा का पूरा अंधेरे तल में डूबा हुआ, बुदबुदाता हुआ, बहुत विकसित बड़बड़ाहट करता हुआ एक अकेला जो व्यक्ति है, वो वहाँ से अभी हटा नहीं है और वो शायद हटेगा भी नहीं। धन्यवाद।